नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। 16 मई से HLO एप्लीकेशन पर पर्यवेक्षक के लिए साथ ही साथ जो प्रगणक हैं उनके लिए मुख्य रूप से प्रगणक के लिए काम शुरू होने वाला है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कैसे इंस्टॉल करें, कैसे लॉगिन करें, और ये जो इंटरफेस में दिख रहा है आपको कई सारे मेन्यू, उसका क्या काम है। आज मैं आपको सिर्फ बताने वाला हूँ फ़ोटोज़ के माध्यम से कि कैसे हम डाटा एंट्री करें। आप जानते हैं कि HLO एप्लीकेशन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती है, तो इसलिए मैं आपको लाइव नहीं दिखा पा रहा हूं। और चूंकि प्राइवेसी सिक्रेसी वो बनी रहनी चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपको रिकॉर्डिंग करके दिखाऊं और आप लोग कंप्लेंट कर दें और मुझे फांसी की सज़ा हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ जो सबसे पहली चीज़ हम लोग करने वाले हैं, इस टैब को क्लिक करेंगे तो पहला बिंदु आपके सामने लाइन नंबर खुलता है जो ऑटोमेटिक लेगा। ये डिसेबल्ड होता है, ये ऑटोमेटिक होता है, इसमें आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर ऑटोमेटिक ये लेगा। अब एक सवाल आया कि आपने कोई डेटा भरा और उसको आपने डिलीट किया, कुछ गलती हो, डिलीट करने की कोशिश मत करिए। क्योंकि उसमें एडिटिंग का ऑप्शन है तो आप उसमें जाकर के एडिट कर सकते हैं, डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है। डिलीट करेंगे तो क्या होगा कि जो सीरियल नंबर यानी कि लाइन नंबर है वो आगे पीछे हो जाएगा। फिर आपको याद रखना पड़ेगा कि कितना, याद नहीं, आप व्यू समरी में जाकर के देख सकते हैं कि कौन कौन सा लाइन नंबर आपका छूटा है, और आप इस तरह से टोटल देख सकते हैं कि कितना आपका सीरियल नंबर है। खैर, तो लाइन नंबर ऑटोमेटिक ले लिया। अब आते हैं दूसरा नंबर। तो दूसरा नंबर में है बिल्डिंग नंबर यानी कि भवन संख्या। तो भवन संख्या जो आपने नजरी नक्शा बनाने के पहले जो नंबरिंग की होगी भवनों की, तो वही चीज़ आपको यहाँ पर नोट करना है। और सबसे ख़ास बात, कैसे नोट करेंगे, यहाँ ऑटोमेटिक नहीं आएगा, आपको खुद से भरना है। तो अधिकतम 20 अक्षरों का यहाँ पर ले सकता है। और ध्यान दीजिए कि अल्फ़ा न्यूमेरिक प्रविष्टि यहाँ आप कर सकते हैं। यानी कि आपने जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, भवन नंबर आपने किस तरह लिखा होगा। तो आपने भवनों के प्रवेश द्वार पर नंबर दिया होगा इस तरह से CN और 1 लिखा होगा, और ब्रैकेट में जो भी जनगणना मकान संख्या इस तरह आपने लिखा होगा। तो देखिए, अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब होता है कि आप अंग्रेजी के जो अक्षर हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो लोअर केस हो या अपर केस हो, मतलब बड़े अंग्रेजी के छोटे अक्षर, बड़े अक्षर दोनों यूज़ कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप जो मैथमेटिकल डिजिट्स हैं 1 से लेकर के 0 से लेकर के 9 तक, ये सारे दोनों मिक्स करके आप लिख सकते हैं। तो अब सवाल है कि भवन नंबर आपने दीवार में इस तरह लिखा है, लेकिन यहाँ किस तरह इंटर करेंगे ये ध्यान रखें। बिल्डिंग नंबर, तो बिल्डिंग नंबर आपने ऐसे CN और 1 लिख दिया। इसका मतलब हो गया कि ये भवन संख्या 1 है, इस तरह से आप लिख दें। फिर अगला लिखेंगे CN2। ठीक है, इसी तरह आप आगे लिखिए CN3, जो भी नया आएगा CN4, CN5, इस तरह से आप आगे लिख सकते हैं। अब रहे कि ब्रैकेट में हमने जो दीवार में लिखा है, तो यहाँ प्रविष्टि कैसे करेंगे, यहाँ ब्रैकेट में नहीं लिखना है, यहाँ ब्रैकेट में मत लिखिए। यहाँ आपको अगला जो तीसरा नंबर है उसमें हम जनगणना मकान संख्या को दर्ज करेंगे। अब एक सवाल आपके सामने मन में आ रहा होगा कि यहाँ जो रिपीट है वो कब करेंगे, जब आपको उसी बिल्डिंग में अगली जनगणना मकान संख्या भरनी हो। चूँकि एक भवन है उसमें 3 जनगणना मकान हैं, तो फिर दूसरी एंट्री करेंगे उसी भवन में, तो उसमें आप रिपीट कर देंगे, तो वही भवन नंबर जो है आपका दोबारा आ जाएगा यहाँ। ठीक है, तो इसलिए तो ये हो गया दूसरा नंबर। अब आते हैं तीसरा नंबर, जनगणना मकान संख्या पर। तो जनगणना मकान नंबर जो है ये आपका, जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ 2 बटन आपको दिखेगा, एक रिपीट का और एक न्यू का। ठीक है, तो किसी भी भवन में जब नया जनगणना मकान हो, 3 है, ठीक है, तो एक आपने भर लिया, अब दूसरा उसी भवन में दूसरा जनगणना मकान संख्या भरने जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पर न्यू पर क्लिक करना चाहिए। ठीक है, और कभी ऐसा होता है कि एक ही जनगणना मकान है, उसी में 2 परिवार हैं, तो फिर आपको रिपीट करना पड़ता है। मतलब एक जनगणना मकान संख्या के अंदर 2 परिवार रह सकते हैं, तो वैसे में हम रिपीट करते हैं। तो ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर किस तरह लिखाता है जब हम न्यू या फिर रिपीट करते हैं, तो ये भी सीरियली चलता रहता है, ये रुकता नहीं है, ऑटोमेटिक यहाँ पर आता है। जैसे कि 0001, ठीक है,
पहली जनगणना मकान संख्या के लिए। फिर इसी तरह से ये 0002 ऑटोमेटिक बढ़ता जाता है, 0003, मतलब ये 4 डिजिट में बढ़ता जाता है। अब यहाँ पर आप जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आपको चौथे नंबर पर ले जाएगा। तो चौथे नंबर पर ले जाएगा, लेकिन आपको इसी दरमियान आएगा एक पॉपअप, वो आएगा स्वगणना यानी कि सेल्फ एनुमरेशन आईडी। जिस भी फैमिली में के पास आप जाएंगे, जिस भी भवन में, तो वहाँ आप जब डेटा भरने लगेंगे मकान सूचीकरण और मकान गणना का, तो जैसे कि 1 मई से 15 मई तक सेल्फ एनुमरेशन का कार्य जो है परिवार कर सकते हैं। तो वैसे में आप जाएंगे तो उनको पूछेंगे कि क्या आपने स्वगणना की है, यदि की है तो आप अपनी आईडी दीजिए, तो वो आपको आईडी देंगे। तो उसको जैसे ही आप यहाँ दर्ज करेंगे वो मैच खाएगा, सही होगा तो आपके सामने सारा डिटेल्स खुलेगा, उन्होंने जो जो भरा है, आप एक एक करके उसको वेरीफाई कर लें। यदि वो नहीं देते हैं करने के बावजूद भी, तो आपको वो सारा डेटा खुद से भरना है, ठीक है। और यदि उन्होंने स्वगणना की ही नहीं हो तो भी आपको खुद से सारा डेटा भरना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी तो 15 तारीख आई नहीं है। यदि आपको मन हो कि कैसे स्वगणना करते हैं तो आप देख सकते हैं मेरा पिछला वीडियो। तो यहाँ पे पॉपअप में आपको यदि परिवार ने स्वजनगणना की है तो आप यस पर क्लिक करें, और नहीं तो फिर नो पर क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपने हाँ चुन लिया तो आपके सामने अब जो 7वां नंबर का विकल्प आएगा वो होगा कि जनगणना मकान का उपयोग जो है किस तरह किया जा रहा है, क्या वह आवासीय है या आवास सह अन्य उपयोग है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि रेसिडेंट्स के लिए या तो यूज़ कर रहा है, यानी तो ऐसा हो सकता है कि वो रेसिडेंट्स के साथ साथ कोई दुकान वगैरह कोई और अन्य भी चीज़ चला रहे होंगे। तो इस तरह से आपको वहाँ पर भरना है। और जो प्रश्न 9वां है उसमें परिवार संख्या आती है, वो ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है। तो इस तरह से सारा डेटा जब आप उनकी आईडी को डालते हैं तो सारा डेटा आपको दिखने लगता है। एक एक करके आप चेक कर सकते हैं। यदि कहीं पे त्रुटि है या गलती है, आप पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, मतलब कि आप पुष्टि नहीं कर रहे हैं, सॉरी, तो आप उसको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एडिट का बटन मिलेगा, एडिट का ऑप्शन मिलेगा, और फिर उसको कंफर्म करके आगे बढ़ सकते हैं। अब आता है चौथा कॉलम। चौथा कॉलम है कि फर्श की सामग्री है वो किस चीज़ से बनी हुई है। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसमें जो सबसे सुटेबल है, जैसे कि है मड है, मतलब कि मिट्टी हो गई। अगला है वुड या बैम्बू, मतलब ये लकड़ी या बांस से फर्श बनी हुई है, या बर्न्ट ब्रिक मतलब कि पकी हुई ईंट से बना हुआ है, या स्टोन यानी कि पत्थर, या फिर सीमेंट से बनी हुई है, या फिर मोज़ाक या टाइल्स से बनी हुई है, या फिर कोई दूसरी चीज़। तो जो भी सबसे सटीक है वो आप भर करके नेक्स्ट पर क्लिक करें। कहीं पे ऐसा हो सकता है कि कुछ जगह पर कुछ हो, यानी कि सीमेंट हो, और कुछ जगह पर मोज़ाक हो, ठीक है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि अधिकांश हिस्से में किस चीज़ से काम किया गया है फर्श पर, वही चीज़ को आपको चुनना है। अब आती है बारी दीवार की मुख्य सामग्री क्या है। तो वैसे ही आपको देखना है कि अधिकतर हिस्सा किस चीज़ से बना हुआ है। पहला है कि क्या वो बांस से बना हुआ है या घास का बना हुआ है, इस तरह की चीज़ें, या फिर प्लास्टिक से, पॉलीथीन से बनी हुई है, या फिर मिट्टी से बनी हुई है, या फिर बिना पकी हुई ईंट से बनी है, या चौथा है कि वो लकड़ी से बनी है, पांचवा है कि वो पत्थर से बना हुआ है जिसमें मोर्टार पैक करके डाला हुआ है। अगला है कि स्टोन है, सॉरी, पांचवा में था कि बिना मोर्टार के है, छठा में है कि मोर्टार के साथ पैक करके डाला हुआ है। फिर अगला है कि उसमें एस्बेस्टस सीट जो बना होता है ऑटोमेटिक मशीन से बनी होती है वो है। आठवां है कि पकी हुई ईंट से बनी है। अगला है कंक्रीट में यानी कि ढलाई है, या फिर कोई दूसरा है। तो ये सही तरीके से आप भरते हुए आगे बढ़ें। यदि एनी अदर होता है तो फिर 0 यहाँ पर ऑटोमेटिक लेते हैं, नेक्स्ट करें। अब आता है छठा कॉलम यानी कि छत की सामग्री, मुख्य सामग्री छत की। तो कई सारे यहाँ ऑप्शन हैं, उसमें से देखें 10 ऑप्शन हैं। क्या वो वही है कि मिट्टी से या लकड़ी से या बांस से या घास से बनी हुई है छत की सामग्री, या फिर प्लास्टिक या पॉलीथीन से, या हाथ से बना हुआ कोई टाइल्स है जैसे खपरेल होता है, या फिर हाथ से बना हुआ कोई टाइल होता है। उसी तरह मशीन से बनी हुई टाइल का है यदि छत तो फिर वो लिखें। पांचवा है कि पकी हुई ईंट से। छठा है कि वो पत्थर का है। सातवां है कि वो कोई स्लेट है ना। अगला है
कि एस्बेस्टस का शीट है या फिर कंक्रीट मतलब सीमेंट से जो ढलाई होती है उसके बारे में ये बात कर रहा है। और स्लेट मतलब समझिए पहले से ही ढलाई करके उस पर ऊपर रख दिया जाता है, उसको आप स्लेट समझ सकते हैं। तो इस तरह से सही ऑप्शन पर क्लिक करके आप नेक्स्ट पर क्लिक करें। अगला वही पार्ट फिर से आ गया कि जनगणना मकान का उपयोग 7वां नंबर है, किस तरह से हो रहा है, आवास के रूप में हो रहा है या आवास के साथ साथ किसी और के रूप में हो रहा है, या सिर्फ अकेले वो जनगणना मकान किसी ऑफिस या फिर दुकान के रूप में हो रहा है, या स्कूल या कॉलेज के रूप में हो रहा है, या होटल या लॉज या गेस्ट हाउस के रूप में हो रहा है, हॉस्पिटल के रूप में हो रहा है, या फिर फैक्ट्री वर्कशॉप या वर्कशेड के रूप में हो रहा है, या फिर प्लेस ऑफ पूजा घर के रूप में हो रहा है, या फिर कोई दूसरा गैर आवासीय काम के लिए हो रहा है, या फिर वो खाली पड़ा है। ध्यान दीजिए, गैर आवासीय, आवासीय और खाली तीनों अलग अलग चीज़ है। आवासीय मतलब कोई रह रहा है, गैर आवासीय मतलब वहाँ लोग नहीं रह रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो आवास के रूप में यूज़ हो सकता है। और अगला है पूरा खाली है, ठीक है। तो गैर आवासीय में ये भी होता है कि रहने के अलावा कोई दूसरा है जो इस ऑप्शन में ऊपर में लागू नहीं हो रहा है, और है तो नॉन रेजिडेंशियल आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ 0 लिखेंगे। तो ये आप ध्यान रखें। यहाँ पर और एक चीज़ ध्यान आपको रखना है कि यदि वो मकान लॉक है, ठीक है, तो यहीं पर 7वां में आपको ये लॉक जैसे ही कर देंगे तो लाइन नंबर तो जनरेट हो गया, और लॉक कर देंगे तो ये बस, और नेक्स्ट कर दीजिए, ये लॉक होकर हो जाएगा। तो लॉक कब मानेंगे? यदि वहाँ ताला लगा हो, ठीक है, तो किसी से आप उसका मोबाइल नंबर ले सकते हैं और पता करके फिर बाद में कभी आ सकते हैं। लेकिन यदि खुला है, बाहर में चप्पल जूते देख करके आप पता कर सकते हैं कि ये खुला होगा, अंदर में कोई होगा। तो बस इस तरह से। और एक चीज़ यहाँ देखें, यदि वो संस्थागत रूप से यूज़ होता है तो आप जैसे ही इज़ इंस्टीट्यूशनल पर क्लिक कर देंगे तो ये आगे बढ़ेगा, और उसमें ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 999 जो है ऑटोमेटिक यहाँ सबमिट ले लेगा। तो ये ध्यान रखें। और इंस्टीट्यूशनल का मतलब हो गया संस्थागत, और संस्थागत का मतलब हो सकता है कि वो कोई हॉस्टल हो जिसमें वार्डन होता है, तो वहाँ मुखिया के रूप में वार्डन, कोई हो सकता है वृद्धाश्रम चल रहा हो सकता है वहाँ कोई जेल हो, तो जेल जो जेलर होता है वहाँ उसमें उसका मुखिया हो जाएगा। तो इस तरह से उसमें भवन संख्या और जनगणना मकान संख्या की गिनती होगी, और उसमें मुखिया की संख्या, मुखिया का नाम उस तरह से, जेलर का नाम होगा, यहाँ वार्डन का नाम होगा, इस तरह से ही चलता जाएगा। तो लॉक के लिए भी मैंने बताया आपको, और संस्थागत के क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। मान लीजिए कोई एक अनाथालय है तो वो क्या होगा, तो वो इंस्टीट्यूशनल संस्थागत होगा। अब आते हैं कॉलम 8, जनगणना मकान की स्थिति कैसी है। यहाँ 3 ऑप्शन है कि अच्छी स्थिति है, या फिर रहने योग्य है, या फिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। तो ये तीनों ऑप्शन में से जो सबसे सटीक हो वो आप लिख सक करके आगे बढ़ सकते हैं। अब कॉलम नंबर 9 आ गया। यहाँ पर आपको भरना है परिवार का क्रमांक, और ध्यान देंगे कि यह भी आपका निष्क्रिय रहता है, डिसेबल। जो ही आप रिपीट या फिर न्यू पर क्लिक करेंगे, ठीक है, जब शुरुआत में वहाँ जनगणना मकान संख्या के नीचे में, तो वैसे ही ये आपका ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा। और ये जो परिवार संख्या है वो 001, ठीक है, जनगणना मकान संख्या क्या हो रहा था, 0001, 4 डिजिट का, और यहाँ जो परिवार संख्या है वो 3 डिजिट में चल रहा होगा, 001, 002 ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा। तो ध्यान देंगे, यदि आप यहाँ पर आवास चुने हुए हैं या फिर आवास अन्य का उपयोग चुने हुए हैं तो ऑटोमेटिक ये परिवार संख्या ले लेगा। यदि आपने आवास सह अन्य का उपयोग और संस्थागत का चयन कर लिया है तो ऑटोमेटिक इसमें 999 जनरेट हो जाएगा, ठीक है, लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यदि आपने इसको लॉक कर दिया है कि बंद है तो अब जो है कोई परिवार संख्या आवंटित उसमें नहीं करेगा। बस यही आपको ध्यान रखना है, सावधानी रखनी है। बस फिर से आप नेक्स्ट करें। नेक्स्ट करने के पहले जो चीज़ें हैं उसको भर लें कि मुखिया का यहाँ पर आपको नेम देना है, इंग्लिश के बड़े अक्षरों में लिख सकते हैं। फिर उस परिवार में कितने सदस्य हैं, वो मतलब सारे, छोटा से बड़ा, है ना, जो भी हो, बूढ़ा बुजुर्ग सारे। और यहाँ ध्यान रखिए कि परिवार किसको समझेंगे, जब सेम रसोई हो, ठीक है, मान लीजिए बेटा और बाप, माँ बाप दोनों साथ रह रहे हैं और साथ रसोई बन रही है तो वो एक ही परिवार माना जाएगा। रसोई साथ होनी चाहिए, ठीक है। रसोई यदि अलग है तो फिर उसको
अलग परिवार माना जा सकता है। कई बार होता है कि लोग रसोई साथ में नहीं खाते हैं, बाहर से खाना ला करके खाते हैं, अलग अलग खाते हैं, तो भी परिवार अलग अलग होगा। अब अगला कॉलम है 12वां, सेक्स, यानी कि जो मुखिया है उसका लिंग क्या है। ठीक है, वो स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या फिर ट्रांसजेंडर पर्सन है, तो आप सही सटीक उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, अब आ गई बारी 13 नंबर कि वो क्या SC है या ST है। सर SC और ST नहीं है, तो फिर क्या होगा, यदि OBC है, जनरल है, सब के लिए 3 होगा। ठीक है, तीसरा होगा। यहाँ पर यदि आपको कन्फ्यूज़न हो कि कोई किसी बिरादरी का है और आपको पता नहीं कि वो कन्फ्यूज़ है, वो खुद इंसान भी, आप भी कन्फ्यूज़ हैं, तो क्या करेंगे, इसी जगह पर आपको जो मुख्य एप्लीकेशन होता है यहाँ क्लिक करेंगे तो एक PDF खुल जाएगा। वो जिस कास्ट का होगा, वो कास्ट किस कैटेगरी में, शेड्यूल्ड क्लास में आता है या शेड्यूल्ड ट्राइब में आता है, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा, क्योंकि ये संबंधित राज्य में अलग अलग हुआ करता है। तो जिस जगह पर आप गए हैं, जिस राज्य के जिस ज़िले में गए हैं, तो उस राज्य में उस कास्ट की स्थिति कैसी है, शेड्यूल्ड कास्ट क्लास है या फिर शेड्यूल्ड ट्राइब, तो इसलिए यहाँ पर आपको कभी कभार खोल करके इसको चेक करके देखना चाहिए जब भी आपको कन्फ्यूज़न हो। इतना करने के बाद आप नेक्स्ट पर करें और आगे बढ़ जाएं। एक ख़ास चीज़, जहाँ पे आपने कहीं पे यदि संस्थागत परिवार डाल दिया तो वहाँ 999 आ जाएगा। तो संस्थागत परिवार में मुखिया का नाम क्या होगा, तो मुखिया का वहाँ मैंने कहा कि जेलर, वार्डन। ठीक है, तो यदि कोई हॉस्टल है तो वहाँ वार्डन ही होता है, तो वहाँ मुखिया का नाम नहीं बल्कि उसका पदनाम कहा गया है लिखने के लिए, जैसे कि वार्डन, WARDEN, कहीं है जेल तो जेलर लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो उसका पदनाम है वो आप वहाँ पर लिखा करें। और जैसे ही संस्थागत कहीं पाया जाता है तो प्रश्न संख्या 12 से लेकर के 34 तक ऑटोमेटिक छूट जाएगा और आपको जंप करा देगा लास्ट में जा कर के। ठीक है, तो इस तरह से ये आगे बढ़ता है। नेक्स्ट करें। अब 14वां जो नंबर है वो है कि घर का जो ऑनरशिप है वो कैसा है, क्या वो अपना है, पहला नंबर, क्या वो रेंट पर है, ठीक है, और लेकिन उसका कहीं और अपना भी घर है। तीसरा है कि रेंट है और उसका अपना कोई घर कहीं है ही नहीं, तो आप तीसरा दे सकते हैं, या फिर कोई इन तीनों में से लागू नहीं हो तो आप चौथी स्थिति के लिए क्लिक कर सकते हैं। 15वां नंबर है कि नंबर ऑफ ड्वेलिंग रूम्स, यानी कि रहने योग्य जो कमरे हैं उसकी संख्या कितनी है। तो ध्यान देंगे कि रहने योग्य कमरा किसको बोलते हैं, आप 3 या 4 जो भी लिखेंगे, तो रहने योग्य कमरा का मतलब हुआ कि लिविंग रूम, स्लीपिंग रूम, ठीक है, डाइनिंग रूम जहाँ पर खाना खाते हैं वो अलग कमरा है तो वो भी रहने योग्य कमरा में गिनती आएगा। ड्राइंग रूम, यदि किन्हीं को बैठाते हैं गेस्ट वगैरह को तो वो भी ड्राइंग रूम में आएगा। यदि स्टडी रूम अलग से है तो वो भी रहने योग्य कमरा में आएगा। नौकर का कमरा आपने दिया हुआ है रहने के लिए तो वो भी रहने योग्य कमरा में ही आएगा। लेकिन रहने योग्य कमरा कौन सा नहीं होगा, यदि कोई रसोई घर हो, ठीक है, बाथरूम हो, शौचालय हो, स्टोर रूम हो, गलियारा हो, बरामदा हो, तो इस तरह से ये रहने योग्य कमरा नहीं होगा। तो उस तरह से आप गिनती करके बता दें कि ये सब आपका होगा। तो आप जो भी रिस्पोंडेंट हो, जो बताने वाला हो, घर का मुखिया जो भी आपको बता रहा है, जो विवेकशील घर में कोई ऐसा नहीं है कि 5-6 साल का कोई बच्चा हो उससे आप इंक्वायरी कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, वो सही जवाब नहीं दे सकेगा। इसलिए कोई वयस्क व्यक्ति से ही आप पूछताछ करके सही से सही जवाब दे, जो वो जवाब दे उसको आपको भरना है। तो स्टोर रूम, गलियारा, बरामदा ये सब गिनती रसोई घर वगैरह जो है वो रहने के लिए उपलब्ध कमरों में गिनती नहीं आएगा। अगला है कि जनगणना मकान जिसमें सिर्फ एक ही कमरा हो और उसका उपयोग वो दुकान के लिए भी कर रहा है उसका उपयोग, ऐसे में रहने योग्य जो कमरा है वो 0 हो जाता है। ठीक है, और अगर एक ही कमरा 2-2 परिवार उसको यूज़ कर रहा है तो किसी के पास भी कमरा उपलब्ध नहीं माना जाएगा। वैसे में आप यहाँ पर 0 लिखेंगे। तो समझ गए। अब आते हैं 16वां, नंबर ऑफ मैरिड कपल लिविंग इन दिस हाउस होल्ड। अब उस परिवार में कितने दंपत्ति रहते हैं, ठीक है, माने कपल रहते हैं। यदि माँ बाप हैं तो 1 कपल हो गए, बेटा और बहू है तो 2 कपल हो गए। तो इस तरह से ये भर करके आप 2 या 3 जो भी है आप नेक्स्ट पर क्लिक करें। यहाँ आप 0 भी भर सकते हैं यदि कोई व्यक्ति अकेला रहता है या घर में कोई विवाहित जोड़ा है ही नहीं, तो ऐसे में आप 0 दर्ज करके आगे बढ़ सकते हैं। 17 नंबर आ गया, पेयजल का मुख्य स्रोत क्या होगा।
तो पेयजल में कई सारे ऑप्शन हैं। मेन सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, एक है कि टैप वाटर फ्रॉम ट्रीटेड सोर्स, है ना, कि वो उपचारित किया हुआ टैप वाटर आ रहा है, बिना उपचारित किया हुआ टैप वाटर आ रहा है तो 2 नंबर, यदि कुआं से आ रहा है 3 नंबर, यदि हैंड पंप से है तो 4 नंबर, यदि ट्यूबवेल या फिर बोरवेल से पानी पीने का यूज़ कर रहा है तो 5 नंबर दें, यदि झरना है तो फिर 6 नंबर दें, ठीक है। और मैंने कोई नहर से या नदी से पानी ला करके पी रहा है तो 7 नंबर दें, यदि कोई तालाब का पानी पी रहा है या फिर झील का तो फिर 8 नंबर दें। पैकेज्ड या फिर बोटल्ड वाटर यूज़ करता है, एक बड़ा सा नहीं होता है 20 लीटर का डब्बा, वो वाला यदि वो आता है देने के लिए और उसी से यूज़ करता है तो 9 नंबर दें। तो हम लोगों के घर में जो हम लोग सेक्टर में रहते हैं भाड़े पर, हम लोग वही मंगाते हैं वाटर बोतल वाला, तो हमारे मामले में पैकेज्ड या बोटल्ड वाटर हो जाएगा। और इसके अलावा यदि कोई इसमें लागू नहीं होता है तो आप फिर अदर सोर्स लिख सकते हैं और नेक्स्ट बटन क्लिक कर सकते हैं। अब आगे बढ़ें। 18वां है कि पेयजल स्रोत की उपलब्धता कहाँ है। यहाँ 3 ऑप्शन है, विद इन प्रीमाइसेस मतलब परिसर के अंदर है, या फिर नियर प्रीमाइसेस या परिसर के नज़दीक है, ठीक है, और या फिर परिसर से दूर है। तो परिसर के अंदर करने का मतलब हो गया कि मकान के भीतर यदि स्रोत है, नल होता है, कुआं होता है, हैंडपंप होता है, ठीक है। पैकेज्ड बोतल का पानी जो दरवाजे पर आकर के डिलीवर किया जाता है वो भी माना जाएगा कि जो बाउंड्री है परिसर के भीतर माना जाएगा। और परिसर के निकट जब दूसरा नंबर आप भरेंगे उसका मतलब हुआ कि यदि वो शहर में है, नगर में है तो 100 मीटर के भीतर होना चाहिए, और यदि ग्रामीण एरिया में है तो आधा किलोमीटर यानी कि 500 मीटर के भीतर यदि है तो उसको बोल सकते हैं कि नियर प्रीमाइसेस, और दूर है तो फिर आप तीसरा में क्लिक कर सकते हैं। 19वां प्रश्न देखते हैं, प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, कि आपके यहाँ लाइट के लिए क्या है, मुख्य स्रोत क्या हो सकता है। तो ध्यान देंगे कि 12 महीनों में अधिकांश समय में उनके यहाँ क्या यूज़ होता है, बिजली यूज़ होती है या फिर सोलर एनर्जी यूज़ होती है। तो कई सारे ऑप्शन हैं, बिजली है, केरोसिन है, सोलर है, या फिर कोई दूसरा तेल है, या फिर अन्य कुछ है, या फिर लाइट ही नहीं है उनके यहाँ। तो जो भी लागू हो वो भरने के बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करें। 20वां सवाल है, शौचालय की सुलभता। शौचालय की सुलभता के लिए 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए और एक चौथा ऑप्शन भी है। एक है कि एक्सक्लूसिवली फॉर हाउस होल्ड यूज़ ओनली, कि सिर्फ परिवार के लोग ही उसको यूज़ करते हैं तो 1 नंबर देंगे। यदि वो 2 परिवारों के बीच साझा होता है, ठीक है, सेपरेट नहीं है, लैट्रिन कॉमन है तो 2 नंबर दें। और यदि वो ओपन में जाते हैं, होता है ना कि हर दिन है लेकिन आपने कहीं रूम रेंट पर लिया है और आपके पास वो शौचालय की सुविधा नहीं हो तो आप हर दिन 1-2 रुपया या 5 रुपया पे करके जाते हैं पब्लिक लैट्रिन में तो आप 3 नंबर दें। और यदि आप खुले में जाते हैं, जो कि गंदी बात है, तो आप चौथा नंबर ओपन पर क्लिक करें, ठीक है। तो ओपन का मतलब हो सकता है मैदान हो, झाड़ी हो, रेलवे ट्रैक पर भी जाते हैं, ये सारी गंदी आदतें हैं, लेकिन लोग शौक से तो जाएंगे नहीं, मजबूरी में ही जाते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करें और 21वां पर आ जाएं कि वो जो टॉयलेट है, शौचालय का प्रकार कैसा है। तो इसके लिए कई सारे ऑप्शन हैं, तो आप सही अपना भर लें जो भी ऑप्शन। पहला कि फ्लश युक्त है और वो पाइप सीवर से जुड़ा हुआ है तो 1 नंबर दें। यदि सेप्टिक टैंक है, जो कि अधिकांश हम लोगों के यहाँ शहरों में रहते हैं तो ये सेप्टिक टैंक होता है। अदर सिस्टम है तो वो लिखें। याद रखें यहाँ से यहाँ तक जो पूरा दिया हुआ है 10 नंबर, उसमें से कोई एक ही आपको देना है, ठीक है। अगला है कि ट्विन पिट लैट्रिन, गड्ढा वाला लैट्रिन होता है तो उस तरह से दें आप। सिंगल पिट तो डुअल गड्ढा वाला, ये सिंगल गड्ढा वाला, जो भी सटीक हो। यदि आप इसको हिंदी में चुने हुए होंगे अपने एप्लीकेशन में तो आपको ये सारे हिंदी में भी दिखेंगे, ठीक है। अगला उसी में है कि सर्विस लैट्रिन है क्या, वो कि रात में वो यूज़ होता है और फिर मैनुअली उसको हाथ से बाहर किया जाता है जो भी मल है, या फिर जानवरों द्वारा उसको निकाला जाता है। उसी तरह यदि वो डिस्पोज़ किया जाता है कोई खुली जगह में तो फिर आप सबसे अंत वाला ऑप्शन दे सकते हैं। इस तरह से आप नेक्स्ट करके आगे बढ़िए। 22वां नंबर, गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है। जल निकासी, ठीक है। यहाँ जब बोलते हैं गंदा तो गंदे का मतलब हो गया कि अपशिष्ट जल, जो फालतू जल, रसोई से गंदा पानी निकला, नहाया वो पानी निकला, कोई
कपड़े धोया तो वो पानी निकला। तो यहाँ पानी निकासी में अभी शौचालय का जो गंदा पानी है वो इसमें शामिल नहीं है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो क्या वो ड्रेनेज सिस्टम से जुड़ा हुआ है और क्लोज ढका हुआ है, या फिर ड्रेनेज है लेकिन वो खुला है, होता है ना, नाली जो है वो खुली है, नाली है बंद है, तो वैसा लिखें। या फिर कोई ड्रेनेज ही नहीं है, जा रहा है इधर उधर सीधे आपका बाउंड्री में फैला हुआ, तो वैसी स्थिति में तीसरा पर आप क्लिक करके नेक्स्ट करें, आगे बढ़ें। 23वां है परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता है या नहीं है। 2 कोड यहाँ पर दिए हुए हैं और तीसरा भी है। एक या अधिक परिवारों द्वारा उपयोग की जाने वाली जो बाथरूम है उसकी सुविधा के लिए लागू होने के लिए कोड 1 में है कि बाथरूम है, दूसरा है कि इनक्लोजर विदाउट रूफ, मतलब है लेकिन ऊपर में छत नहीं है, तो आप 2 नंबर दें। और तीसरा में यदि है ही नहीं तो फिर आप तीसरे पर लगाएं। 24वां सवाल है कि रसोई घर और एलपीजी कनेक्शन या पीएनजी गैस कनेक्शन। एलपीजी तो समझ ही रहे हैं, जो घर में गैस आती है। पीएनजी मतलब हो गया पाइप्ड नेचुरल गैस, उसका कनेक्शन। तो यहाँ जो भी ऑप्शन है आपको एक ऑप्शन उसमें लेना है। जैसे कि देखिए एलपीजी या कोई भी कनेक्शन है तो आप 1 नंबर दबाएं। दूसरा है कि एलपीजी कनेक्शन नहीं है तो दूसरा पर दें। कुकिंग इनसाइड हाउस बट नॉट इन किचन, मतलब घर के अंदर बनाते हैं लेकिन रसोई घर में नहीं, तो तीसरा है कि हैज़ एलपीजी कनेक्शन। ठीक है, ऊपर वाला में था कि आपके पास रसोई घर उपलब्ध है, तब उसके लिए दो ऑप्शन है। अब दूसरा में है, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, दूसरा में है कि घर के अंदर बनाते हैं लेकिन रसोई घर नहीं है, तब इन दोनों में से आएगा। ठीक है, अब तीसरा है कि कुकिंग ओपन, खुले में आप बनाते हैं और गैस कनेक्शन है तो 5वां दबाएं। गैस कनेक्शन नहीं है और खुले में बनाते हैं तो 6ठा, और कुकिंग ही नहीं करते हैं, बहुत सारे भवन हैं जहाँ पे कुकिंग नहीं होते हैं, बाहर से बना करके अपना खाते हैं, मंगा करके खाते हैं, तो ऐसे में 7 नंबर होगा और नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ जाएं। अब 25वां, खाना पकाने के लिए प्रयुक्त ईंधन क्या यूज़ करते हैं। वो ईंधन क्या, वो लकड़ी के टुकड़े हो सकते हैं या फिर फसल का जो अवशेष हो जाता है उससे बनाते हैं बहुत सारे लोग गाँव घर में। अगला है कि जो काव डंग केक है, यानी कि गोबर गोईठा होता है ना, हाँ। अगला है कि कोयला वगैरह चारकोल यूज़ करते हैं। 5वां है कि केरोसिन से खाना बनाते हैं। 6ठा है कि एलपीजी या पीएनजी है से बनाते हैं। मैक्सिमम समय, ठीक है, ज़्यादातर समय, यदि 12 महीने में आप 7 महीने, ठीक है, आप एलपीजी यूज़ करते हैं तो आपका एलपीजी होगा। 7वां में है बिजली, 8वां में है बायोगैस, 9वां में है सोलर से, या फिर इसके अलावा इसमें से कुछ नहीं लागू होता है तो फिर एनी अदर पर क्लिक करें, नेक्स्ट पर क्लिक करें। 26वां सवाल है ट्रांजिस्टर आपके यहाँ है या रेडियो है या नहीं। तो परिवार में इसके संबंधित विकल्प दिए हुए हैं तो आप उसमें चुन सकते हैं कि आपके यहाँ ट्रांजिस्टर रेडियो सेट है। अब एक होता है कि रेडियो सेट है लेकिन वो काम का नहीं है, ख़राब है, तो फिर आपको नहीं यहाँ पर देना है। ठीक है, अगला है कि मोबाइल या स्मार्टफोन है, अधिकांश के पास होता है तो आप यहाँ मोबाइल या स्मार्टफोन दें। ठीक है, मोबाइल है मतलब वो बटन वाला भी हो सकता है और स्मार्टफोन मतलब एंड्रॉयड वाला भी हो सकता है। ठीक है, तो ऑन अदर डिवाइसेस, या फिर इसके अलावा कोई अलग डिवाइसेस है फिर तो आप 3 नंबर दबाएं। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है कि बहुत सारे लोग जो है ना मोबाइल पर रेडियो यूज़ करते हैं, स्मार्टफोन यूज़ करते हैं रेडियो पर, तो उसके लिए है ये। सॉरी, यहाँ मोबाइल है या नहीं है उस पर नहीं है, कि रेडियो ट्रांजिस्टर की सुविधा से संबंधित है, यदि नहीं है तो फिर नो करके आप आगे बढ़ें। ठीक है, आजकल रेडियो का ज़माना रहा कहाँ, तो इसलिए नो करके आप आगे बढ़ जाएं। अब 27वां सवाल है टेलीविज़न, घर में टेलीविज़न है या नहीं है। है तो किस तरह से, नहीं है तो आप 5वां नंबर दबाएं, है तो दूरदर्शन फ्री डिश है, या फिर दूसरा कोई डीटीएच डिश है, या तीसरा है कि केबल कनेक्शन वाला है, या चौथा है कि कोई अलग चीज़ है, और 5वां नहीं है। नेक्स्ट करें। 28वां है इंटरनेट की सुविधा के लिए उपलब्ध क्या विकल्प है आपके पास, कैसे इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए क्या है, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, तो 1 नंबर। ठीक है, यदि यस है तो, या फिर मोबाइल या स्मार्टफोन से ही इंटरनेट कनेक्शन लेते हैं। ठीक है, या फिर कोई दूसरे डिवाइस से, यदि नहीं है तो फिर
4 नंबर दबाएं। 29वां नंबर सवाल है कंप्यूटर या लैपटॉप आपके पास है या नहीं है। सिंपल सी चीज़ है, आप क्लिक करें और नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएं। 29वां है कंप्यूटर या लैपटॉप से रिलेटेड चीज़ें। एक चीज़ यहाँ पर और बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर या लैपटॉप की ही बात हो रही है। यहाँ किन्हीं के पास घर में टैबलेट है तो टैबलेट के लिए यहाँ पर कंप्यूटर है या लैपटॉप में यस नहीं करेंगे, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट करें। 30वां है टेलीफोन या फिर मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन। हाँ, यहाँ पर है उसका जिक्र, ठीक है। टेलीफोन मतलब समझ गए, वो तार वाला फ़ोन होता है। तो जो भी है, लैंडलाइन है सिर्फ, तो 1 नंबर दबाएं। यदि सिर्फ मोबाइल या स्मार्टफोन है तो सिर्फ 2 दबाएं। यदि दोनों है, यदि बेसिक मोबाइल है, ठीक है, होता है ना कि जनरल सिर्फ कॉलिंग के लिए 1 नंबर होता है। पुराने ज़माने में हम लोगों के पापा जी दादाजी लोग यूज़ करते थे, तो 3 नंबर दबाएं। और यदि दोनों ही तरह का है, समझ गए, तो आप बोथ पर क्लिक करें। यानी कि मोबाइल है, बेसिक भी, स्मार्टफोन भी है तो, और नहीं है तो फिर 5 नंबर पर क्लिक करके नेक्स्ट करके आप आगे बढ़ जाएं। 31वां सवाल है साइकिल और स्कूटर या फिर मोटर साइकिल या फिर मोपेड। तो ध्यान देंगे 31 नंबर है बाइसिकल और स्कूटर या मोटरसाइकिल या मोपेड। तो यदि साइकिल है तो 1 नंबर, यदि स्कूटर या मोटरसाइकिल या मोपेड है तो 2 नंबर। यदि दोनों ही हैं, अधिकांश के घरों में तो दोनों ही मिल जाएंगे आपको शहरों में, तो 2 नंबर दबाएँ, 3 नंबर दबाएँ। और चौथा नंबर नहीं है कुछ इसमें से तो चौथा नंबर दें। 32वां है आपके यहाँ कार, जीप या वैन। ध्यान देंगे ट्रैक्टर का जिक्र, ट्रक का जिक्र यहाँ नहीं है 32वां में। तो यदि है कार, जीप या वैन, क्योंकि यहाँ व्हीकल का अलग से उस तरह का जिक्र नहीं है। नेक्स्ट करके आगे बढ़ें। अब है कि परिवार द्वारा उपयोग किया जाने वाला मुख्य अनाज। तो सालों भर में ज़्यादातर समय वो क्या खाते हैं? चावल खाते हैं 1 नंबर, 2 नंबर गेहूँ खाते हैं, तीसरा है ज्वार, चौथा है बाजरा, 5वां है मक्का और छठा है कोई अन्य चीज़। तो जो भी है, हम लोग तो जनरली चावल खाने वाले या फिर रोटी खाने वाले हैं, तो 1 या 2 में ही किसी में एक में फिट होगा। अब कुछ लोग कोलेस्ट्रॉल वाले होंगे तो फिर ज्वार बाजरा ये सब यूज़ हो सकता है उनका। तो नेक्स्ट करके फिर आगे बढ़ें। और 34वां नंबर है सिर्फ जनगणना संबंधी। हो सकता है कोई लोग देने से परहेज़ करें मोबाइल नंबर अब परिवार के मुखिया का, तो सिर्फ उनको बताएं कि ये सिर्फ जनगणना संबंधी जो है कम्युनिकेशन के लिए सिर्फ यूज़ होगा और किसी भी चीज़ के लिए कोई OTP नहीं आएगा, कोई आपको परेशान नहीं करेगा, तंग नहीं करेगा, कोई OTP नहीं मंगाना है, कोई OTP की मांग नहीं करेगा। सिर्फ आपसे जनगणना संबंधी किसी बातचीत के लिए ही आपको कॉल किया जाएगा। आपको किसी भी तरह का कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करना है, ठीक है, और कोई OTP ना तो मंगाना है, ना तो आएगा, ना दर्ज करना है, ठीक है। तो इस तरह से करके आप सबमिट करें। फाइनल यहाँ पर सबमिट बटन दबाएं। यहाँ एक चीज़ ध्यान दें, यदि किन्हीं का लॉक है, ठीक है, घर तो बंद है घर, तो या खाली घरों के मामले में पड़ोसी यदि उनके बारे में जानकारी रखते हैं तो परिवार के सदस्य का मोबाइल नंबर आप दर्ज उनका कर सकते हैं। तो ये सारे रिकॉर्ड को सबमिट करने के लिए, सेव करने के लिए आपको सबमिट पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह से जैसे सबमिट करेंगे आपके सामने रिव्यू के लिए वो सारी चीज़ें जो आपने भरी हैं आपके सामने खुल जाती हैं, ठीक है। एक एक करके आप उसको फिर से एक बार देख लें और कन्फर्म बटन पर तब क्लिक करें। यदि कहीं त्रुटि है तो उसको आप क्लिक करेंगे तो एडिट बटन सक्रिय हो जाएगा और फिर आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब है कि यदि कहीं फिर भी त्रुटि रह गई तो कहाँ से सुधारेंगे? तो अपडेट जो डेटा है यहीं से एडिटिंग भी होता है। इसको जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने 2 ऑप्शन आएगा, एक होगा एडिट का और दूसरा होगा डिलीट का। डिलीट आपको नहीं करना है, ठीक है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि आप गलत डेटा एंट्री किन्हीं का कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। मतलब रेयरली ही आप डिलीट करिए, कहीं हमेशा एडिट करने की कोशिश करिए जब भी कुछ त्रुटि हो जाए तो, ठीक है। तो इस तरह से आप आगे बढ़ें। अब है कि यदि डेटा आपको सिंक भी करना पड़ता है, तो यदि डेटा आपने सिंक कहाँ से सिंक करते हैं तो इस हिस्से से सिंक करते हैं। यदि सिंक हो गया, इसके बाद आपको कुछ संपादित करना है, कुछ एडिटिंग करनी है, तो उसके बाद आप इस जगह पर आकर के उसकी एडिटिंग कर सकते हैं। अब आते हैं
कि यदि आप शीघ्र डेटा को एडिट करना चाहेंगे तो वो पूछेगा कि किस कारण से आपको फिर से सुधार करना है। तो सुपरवाइज़र ने कहा या फिर चार्ज ऑफिसर ने कहा या खुद से। तो ज़्यादातर मामले या तो सुपरवाइज़र या तो फिर खुद से आप निर्णय ले रहे हैं कि सिंक के बाद भी एडिटिंग करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप एडिटिंग कर लें और फिर से उसको सबमिट करें। और ये जो बटन है यहाँ पर आकर के आप सभी समरी देख सकते हैं जितना आपने डाटा भरा है। ठीक है, तो आपको इस तरह से समरी दिखेगी, टोटल कितना किया, टोटल कितना कंप्लीट हुआ, टोटल कितना सिंक किया, कितने घर लॉक थे, कितने डिलीट किए, कितने अधूरे हैं, कितने कंप्लीट हो गए, ये सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। और डेटा सिंक करने का क्या है, सिंक बटन पर जाएंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, आपके सामने इस तरह का एक क्लिक करने का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे आप, इसके बाद उस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर आपको इस हिस्से में साइन कर देना है। किस तरह से साइन करना है, डिजिटल साइन करना है। किस तरह से, देखिए जैसे मैं करूँगा इसी घर के अंदर में आपको जैसा भी साइन करते हैं आपको कर देना है और सेव एंड सिंक इस पर क्लिक करेंगे। तो ध्यान दीजिए, अभी तक जो आप डेटा भर रहे थे तो आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब आप इसको सिंक करेंगे तो आपको इंटरनेट डेटा को ऑन करना पड़ेगा, तभी आपका सिंक होगा। और ध्यान रखें, हर 5 से 6 डेटा जब आप एंट्री कर लें तो आपको सिंक कर देना है, ताकि मोबाइल ख़राब हो जाए या किसी कारण से आपका मोबाइल खो जाए तो आपका डेटा लॉस नहीं हो। इसलिए कोशिश करें कि 5-6 डेटा एंट्री के बाद आप इसको इंटरनेट को ऑन करें, फिर डेटा को सिंक कर दें। ठीक है, वो डेटा चला जाएगा सुपरवाइज़र के पास, डायरेक्ट जो है हाई कमान के पास नहीं जाता है, सुपरवाइज़र के पास जाता है, वहाँ वो फिर उसकी संपुष्टि करेंगे या पुष्टि करेंगे। तो इस तरह से आप करते हुए आगे बढ़ें, सेव एंड सिंक पर क्लिक करते हुए, और फिर से डेटा बंद करें, इंटरनेट डेटा, और फिर से आप अन्य प्रविष्टि इसमें करें। और सबसे आखिरी पड़ाव तब आता है जब आपको HLB, ठीक है, हाउस लिस्टिंग जो आपका ब्लॉक है, उस मान लीजिए उसमें 200 भवन थे। ठीक है, 200 भवनों को आपने कंप्लीट कर लिया। अब आखिरी पड़ाव आता है कि आपको मार्क एज कंप्लीट पर क्लिक करेंगे। ध्यान दीजिए, ये तभी काम करेगा जब सारे जितने आपको भवन मिले हैं सभी का आप डेटा एंट्री कर दीजिएगा, कर देंगे, तभी ये काम करेगा। इसको क्लिक करेंगे। ठीक है, उसी तरह पॉपअप आएगा, पॉपअप। ठीक है, पॉपअप आएगा, आपका ओके करना है और यहाँ पर फिर क्लिक करने का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर दें। और आप देखिए अगला बिंदु में यहाँ ओके जैसे ही करेंगे ना, इस जगह पर यहाँ आपका साइन करने का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो दोबारा आपको याद रखिए, किसी भी भवन में जा कर के वहाँ आपको किसी रेस्पोंडेंट, मतलब जो जवाब देने वाले हैं मुखिया, उन लोगों से साइन वगैरह नहीं लेना है, बस आपको खुद साइन यहाँ पर करना है। ठीक है, अपने एप्लीकेशन में यहाँ भी डिजिटल साइन होगा। और ध्यान देंगे, जब भी आप डाटा एंट्री के लिए अपने HLB इलाके में जाएं तो अपने साथ आई कार्ड ले जाना बिल्कुल नहीं भूलें। और पोलाइटली बात करें, अच्छे से बात करें, उनको कन्विंस करके, मतलब विश्वास में ले करके आपको काम करना है, ताकि स्मूथली आपका काम हो जाए। कई बार आपको डिनाइल भी मिलेगा कि नहीं हमको नहीं कराना है, तो आप समझाएं उनको, खुद समझाएं। हो सकता है वार्ड मेंबर हों, हो सकता है मुखिया हों। ठीक है, तो इस तरह जो प्रतिनिधि हैं उनके माध्यम से आप समझा सकते हैं, सुपरवाइज़र के माध्यम से समझा सकते हैं, वहाँ भी नहीं समझे चार्ज ऑफिसर से बातचीत कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट कर लेना है। और ध्यान रखें, 2 एप्लीकेशन आपको दिख रहा होगा, उसमें से एक है ट्रेनिंग के लिए और एक है मुख्य काम करने के लिए। तो एक समय में एक ही काम करता है, और डिवाइस बदलने की सोचिए भी नहीं कि आधा काम हमने इसमें किया है अब आधा दूसरे में करेंगे, नहीं। एक बार HLO एप्लीकेशन एक मोबाइल में रजिस्टर हो गया तो उसी में वह काम करेगा। दूसरे में काम करने के लिए आपको फिर विभाग की मदद लेनी पड़ेगी, है ना, डिवाइस को रजिस्टर करना होगा, तब फिर दूसरे में रजिस्ट्रेशन होगा। तो इस तरह से डिवाइस तुरंत बदलने की कोशिश नहीं करें जब तक कोई अपरिहार्य कारण न हो। ठीक है, तब फिर आपका नए डिवाइस को चेंज करते हैं तो फिर से आपको लॉगिन वगैरह सब करना पड़ता है। यदि कोई मन में यदि कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में बेशक कमेंट कर सकते हैं। यदि अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं,
सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। और अगले वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि सुपरवाइज़र जो है HLO एप्लीकेशन का उपयोग डेटा वेरिफिकेशन के लिए कैसे करेंगे। धन्यवाद।